हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और कुछ हद तक उस टॉपिक को कंप्लीट भी किया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था और लुई 16 राजा बनता है और किस तरह की वो व्यवस्था करता है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है और किस तरह से जो थर्ड स्टेट है वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करता है। अब हम इसे आगे करते हैं। फ्रांस की जो क्रांति थी वो मध्यम वर्ग की क्रांति थी, जिसको बुजुर्गा वर्ग भी बोला जाता है। मेनली बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की जो क्रांति है वो किस प्रकार की क्रांति थी। तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो मध्यम वर्ग की क्रांति थी, जिसको बुजुर्गा क्रांति भी बोला जाता है। तो देखिए, ये लुई 16 के कुछ फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, जो किस किस टाइम पर है। सबसे पहले तुर्गो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुर्गो ने क्या दिया था, मुक्त व्यापार की जो सलाह थी, मुक्त व्यापार की सलाह किसको दी थी इसने, लुई 16 को। वो किसने दी थी, तुर्गो ने। और मुक्त व्यापार की नीति भी तुर्गो ही लेके आया था उस टाइम पे। फिर उसके बाद जॉन नेकर आता है, जिसका टाइम था 1777 से 81 तक। फिर कोलन आता है, उसका 1783 से 87 तक। फिर ब्रीन या ब्रिया आता है, कई बार एग्जाम में ब्रीन भी आ जाता है और कई बार ब्रिया भी इसको बोल देते हैं। तो 1787 से 88 तक ये रहा। जोक नेकर, तो जोक नेकर जो कि सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, ये अगेन बनता है वित्त मंत्री। और जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय वित्त मंत्री कौन था, तो जॉन नेकर था। तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वित्त मंत्री कौन था, तो जॉन नेकर। अब देखिए आगे। अब 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले का पतन हो गया। मतलब बास्तील के किले का पतन हो गया, जो कि राजा की जो निरंकुशता था उसका प्रतीक था। उस किले में से 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया और उस किले को गिरा दिया गया। जो भी उसमें से अवशेष आए उन अवशेषों को बाजार में बेच दिया गया। अब लुई 16 जो था, अब वो विवश हो गया। उसने क्या किया, उसने जो थर्ड स्टेट की जितनी भी मांगे थी उसको मान लिया और थर्ड नेशनल असेंबली को क्या कर दी, मान्यता दे दी। टेनिस कोर्ट की अध्यक्षता किसने की। देखिए, ये 1 लाइनर नोट्स हैं और ये जो नोट्स हैं एनसीईआरटी से तैयार किए गए हैं और लाइन टू लाइन बहुत अच्छा डिस्कशन है इसमें। जिस भी लाइन है ना, हर लाइन पर एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा इनको, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है, बार बार इनको रिपीट करना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना यहीं से ही बनते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एनसीईआरटी को जब रीड करेंगे तो आपको ये सारा मैटर मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो आगे देखिए, टेनिस कोर्ट की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन आता है कि टेनिस कोर्ट की अध्यक्षता किसने की, बेली ने की। 4 अगस्त 1789 को करो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। मतलब जो लुई 16 की जो व्यवस्था थी, जो राज शासन था, जो निरंकुशता का शासन था, उसका क्या किया, उसका उन्मूलन कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया। और चर्च के पास जितनी भी जमीन थी उसको जब्त कर लिया गया और वो लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त हुई। जब उस संपत्ति को जब्त किया गया तो वहां से कितनी संपत्ति प्राप्त हुई थी, 20 अरब लिब्रे की संपत्ति वहां से प्राप्त हुई थी। आगे देखिए, 27 अगस्त और 26 अगस्त 1789। देखो ये दो डेट इसलिए लिखी हुई है कि किसी बुक में 27 अगस्त होता है और किसी में 26 होता है। अगर आप एनसीईआरटी को उठाएंगे तो 27 मिलेगा आपको, और अगर एससीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको 26 मिलेगा। तो जैसे एग्जाम में आए आपको उस हिसाब से काम करना है। अगर 26 आए तो आपको 26 को टिक करना है, और अगर 27 है, अगर आप सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आप स्टेट का दे रहे हैं तो आपको एससीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसा एग्जाम आए उसी तरह से आपको काम करना है। तो 26 और 27 अगस्त 1789 को पुरुष नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया गया। किसके द्वारा किया गया, जिन्होंने क्रांति की थी, मतलब मिडिल क्लास के द्वारा। मिडिल जो मध्यम वर्ग था जिन्होंने क्रांति की थी उनके द्वारा। उन्होंने क्या क्या प्रोविजन दिए कि संविधान में लोगों को जीवन का अधिकार, कि लोगों को जीवन का अधिकार मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा और इच्छा अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता मिलेगी। मतलब
बोलने की आज़ादी है, संविधान में लोगों को जीवन का अधिकार मिलेगा और इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को लोग अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। लेटर दी कैचे, ये घटना थी, मतलब बिना अभियोग के गिरफ्तारी के वारंट जारी करना, कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। 1791 में फ्रांस में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया, मतलब 1791 तक फ्रांस में जो भी संविधान में डाला जाना था सब कुछ पूरा हो गया था। अब उसमें क्या क्या किया गया कि सम्राट की जो शक्तियां हैं वो कम कर दी गई, मतलब लुई 16 उस टाइम सम्राट था, उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। फ्रांस में नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय में विभाजित कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस में कौन से लोग सक्रिय थे और कौन से निष्क्रिय थे, सक्रिय लोग कौन से थे और निष्क्रिय कौन से थे। तो देखिए, सक्रिय नागरिक वो नागरिक थे जिनकी आयु 25 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है, जो 3 दिन की जो मजदूरी है उनको कर के रूप में चुका सके, उनको सक्रिय नागरिक बोला जाता था। और उनमें महिलाएं बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, मतलब महिलाओं को कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। 40 लाख ऐसे सक्रिय नागरिक थे फ्रांस में, जबकि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे 2.8 करोड़ थी। निष्क्रिय नागरिक कौन से थे? 25 वर्ष से नीचे, ठीक है, कि पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिनकी आयु 25 से कम है। महिलाएं तो सभी हैं, चाहे 25 से ऊपर हो या 25 से नीचे, महिलाओं को तो कोई अधिकार था ही नहीं, ठीक है, तो वो निष्क्रिय नागरिक में आते थे। अब 40 लाख जो लोग थे वो वोट करके 50,000 पुरुषों को चुनते थे, जिनमें से 745 मेंबर चुनकर आते थे। और फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन है, देखो यहाँ मेंशन भी कर रखा है मैंने, वो थी 2.8 करोड़। इसमें राजा को कुछ विटो पावर भी दी गई और लुई 16 ने इस व्यवस्था को स्वीकार तो कर लिया, क्योंकि उस टाइम लुई 16 के पास कोई चारा नहीं था। वो क्या करता, उसने इस व्यवस्था को स्वीकार तो किया, परंतु उसने मतलब गुप्त वार्ता शुरू कर दी प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ। गुप्त वार्ता शुरू कर दी किसके खिलाफ? जो मध्यम वर्ग है ना, जो मध्यम वर्ग उस टाइम शासन में आया था, संविधान बनाया था, उसके खिलाफ उसने गुप्त वार्ता शुरू कर दी। अब देखिए, मध्यम वर्ग को इस बात का पता चल गया कि लुई 16 उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली को इस बात का पता चल गया और 1792 में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और फ्रांस की जो जनता थी अब 2 गुटों में विभाजित हो जाती है, एक जैकोबियन, एक जिरोदिस्ट। जैकोबियन क्या चाहते थे? सत्ता में परिवर्तन चाहते थे, जबकि जिरोदिस्ट जो थे सत्ता में सुधार चाहते थे। एक बात और है, कागज के नोट की जो चलाए गए कागज के नोट की जो शुरुआत की थी फ्रांस में, वो जिरोदिस्त ने की थी उस टाइम पे। अब लीडर क्या, जैकोबियन का लीडर कौन था? मैक्स मिलर रोबेस्पियर यहाँ का इसका लीडर था। राजनीतिक क्लबों में सरकार की नीतियां, कार्य योजना पर बहस, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय थी। अब फ्रांस का जो जैकोबियन क्लब था ना, उसमें महिलाएं सक्रिय थी। क्रांतिकारी पत्र का एक क्रांतिकारी पत्रकार था जो पालमरा, जिसका अखबार था, न्यूज़पेपर था लामी द पप्ल, मतलब होता है उसका जनता का मित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछ लेंगे कि जॉन पालमरा ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला, या लामी द पप्ल किसका न्यूज़पेपर है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। अब आगे देखिए क्या होता है। 10 अगस्त 1792 को लुई 16 को ट्यूलेसिए के महल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब लुई 16 को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि एक बार तो उन्होंने मान भी लिया था उसको, परंतु लुई 16 ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। तो उसके बाद उन्होंने जैकोबियन क्लब ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पूरे देश में चुनाव कराए गए, ठीक है। अब पूरे देश में दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। अब की बार कौन जीतता है? तो अब की बार जैकोबियन की सरकार आएगी, मतलब जैकोबियन जीत जाते हैं। 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिला। पहली बार क्या हुआ था, जब मध्यम वर्ग की क्रांति हुई थी, तब उन्हीं लोगों को मत का अधिकार मिला था जो 25 वर्ष से ऊपर हैं और जो पुरुष हैं, और जो 3 दिन की मजदूरी एक टैक्स के रूप में पे कर सकते हैं, वही सक्रिय नागरिक हैं, उन्हीं को मत देने का अधिकार है। परंतु जब जैकोबियन की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया कि 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को, महिलाएं इसमें भी शामिल नहीं है, सभी पुरुषों को मत का अधिकार दिया गया। 21 सितंबर 1792
नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सभा को कन्वेंशन का नाम दिया, मतलब जो नवनिर्वाचित सभा आई थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। पहले जो मध्यम वर्ग जीते थे उसको नेशनल असेंबली कहा जाता था, इसको कन्वेंशन कहा जाता है। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर वहां राजतंत्र को घोषित किया गया, मतलब अब फ्रांस में कोई भी किसी भी तरह का राजतंत्र नहीं है। लुई 16 पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उसे दोषी करार देकर उसको फांसी दे दी गई। अब उसको फांसी कब और कहाँ दी गई, तो 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसको फांसी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि लुई 16 को फांसी कब दी गई, तो आप बताएंगे 21 जनवरी 1793 को। कहाँ दी गई, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में। अब जो फ्रांस की जनता थी वो लुई 16 की वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि लुई 16 की जो वाइफ थी उसका जो संबंध था वो ऑस्ट्रिया से था, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी के खिलाफ षड्यंत्र करता था, इसलिए जर्मनी को ऑस्ट्रिया बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस वजह से 16 अक्टूबर 1793 को मैरी एंटोनोव की भी फांसी दे दी गई, मतलब उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया। जैकोबियन ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और इसके शासन को आतंक का शासन कहा गया। अब क्वेश्चन बनता है कि किस शासन को आतंक का शासन कहा गया और किस ईयर में, तो 1793 से 94 का जो शासन था, जैकोबियन की जो सरकार थी, रोबेशियर का जो शासन था, वो आतंक का शासन कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि रोबेशियर ने नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई थी, मतलब लोगों को ऐसा कर दिया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हर चीज के लिए दंड दो, नियंत्रण करो, कंट्रोल करो, कि किसी भी इंसान को हम ज्यादा कंट्रोल में करते हैं, ठीक है, सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और हर चीज पे उसको पनिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कब तक जनता उसको सहन करेगी। अब रोबेस्पियर जो था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। मजदूरी और कीमतों पर नियंत्रण किया गया। किसानों को अपना अनाज सीधे राज्य को बेचने का आदेश दिया गया। फ्रांसीसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने फ्रांस में फ्रांसीसी राजभाषा का दर्जा दिलाया, तो रोबेस्पियर ने। फ्रांसीसी पुरुष को सिटियोन, फ्रांसीसी पुरुष को क्या कहा गया, सिटियोन, और महिलाओं को सिटोइन कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटोइन किसको कहा गया फ्रांस में, तो ऑप्शन में आएगा महिला और पुरुष। उपनिवेशों में लोगों को गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा, मतलब जहां अलग अलग उपनिवेश लगाते थे अलग अलग देशों में, वहां पर लोगों को दास बनाने की प्रथा भी शुरू हुई। नया कैलेंडर जारी किया गया, ठीक है, दास प्रथा को समाप्त किया गया, ठीक है। जो उपनिवेशों में दास बनाकर भेजे जाते थे, जो पहले की जो गवर्नमेंट थी लुई 16 के टाइम में, तो उसको क्या किया इन्होंने, जैकोबियंस ने समाप्त किया। 1793 में क्या हुआ, 1794 में रोबेस्पियर को फांसी दे दी गई। इसका जो शासन था सिर्फ एक ही साल चला, 1793 से 94, और एक साल में इसने लोगों को इतना कंट्रोल कर दिया, इतना प्रेशराइज किया कि इसके शासन को आतंक का शासन कहा गया। अब फ्रांस में क्या होता है, अब फ्रांस में दोबारा से सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, मध्यम वर्ग के हाथ में फिर से सत्ता चली जाती है। जो संपन्न वर्ग था, संपन्न लोग थे, उनके पास दोबारा से सत्ता चली गई। अब वो लोग क्या करते हैं, अब वो लोग संपत्ति के आधार पर लोगों को मताधिकार दिया गया। मतलब पहले मध्यम वर्ग आया, उन्होंने क्या किया, जो 25 वर्ष से ऊपर हैं, 3 दिन के मजदूरी का कर अदा करते हैं और जो केवल पुरुष हैं वो ही वोट देंगे। जैकोबियन ने क्या किया, 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मत का अधिकार दिया गया। जैकोबियंस के बाद दोबारा से मध्यम वर्ग का शासन आता है। वो क्या करते हैं, संपत्ति के आधार पर डिवाइड करते हैं कि इसको वोट देना है और इसको वोट नहीं देना है। 26 अक्टूबर 1795 को फ्रांस का शासन अब एक नवनिर्वाचित सभा के द्वारा किया जाने लगा। नेशनल कन्वेंशन ने एक गणतंत्रात्मक संविधान बनाकर स्वयं को समाप्त कर दिया और डायरेक्टरी का जो शासन है उसको आरंभ किया। अब यहाँ से देखिए, आप डायरेक्टरी का जो शासन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब डायरेक्टरी के जो शासन उसमें 5 मेंबर थे, ठीक है, परंतु वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो
इसके दौरान फ्रांस की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। डायरेक्टरी को विदेशी, परंतु क्या हुआ, डायरेक्टरी का जो शासन था ना उसको विदेशी मोर्चों पर सफलता मिली, मतलब बाहर, आउट ऑफ फ्रांस, वो जहां भी युद्ध करने जाते वहां उनको सफलता मिली। इस सफलता का श्रेय किसको दिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को। यहाँ से इस फ्रांस में किसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। देखो फ्रांस की जो क्रांति का जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंदी है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, बहुत सारे, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। और ये जो मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ 1-लाइनर नोट्स हैं और मैं आपको गारंटी देती हूँ इसमें से 100% आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, 100%। अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया है, आपने एनसीईआरटी को भी पढ़ा है, तो आप 100% इसमें से कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, इस सफलता का श्रेय किसको दिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को दिया गया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1768 को कोर्सिया द्वीप पर इसका क्या हुआ, जन्म हुआ था। तो इसका जन्म पूछे तो ये किस द्वीप से बिलोंग करता था, तो आप बता सकते हैं कोर्सिया द्वीप से बिलोंग करता था। फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन जैकोबियन क्लब का सदस्य था। नेपोलियन के बारे में एक फेमस कोट है कि शिशु से जन्मा बच्चे ने ही क्रांति का गला घोट दिया। मतलब ये क्रांति के टाइम का पैदा हुआ बच्चा था जिसने क्रांति का जन्म घोट दिया। और खुद नेपोलियन क्या करना चाहता था, साम्राज्यवाद लाना चाहता था, मतलब फिर से वही राजतंत्र स्थापित कर रहा था। परंतु राजतंत्र स्थापित करते करते उसने क्या स्थापित कर दिया, राष्ट्रतंत्र स्थापित कर दिया। 1793 में कोर्सिया से फ्रांस आया और सैनिक स्कूल में इसकी शिक्षा हुई। ये जो रूसो की एक पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित था। डायरेक्टरी को समाप्त करने वाले समूह में नेपोलियन भी था। डायरेक्टरी को समाप्त कर इसने काउंसिलेट बनाया और उसमें 3 सदस्य थे। पहला काउंसिलेट 1802 में बना, ठीक है। सेकंड बना फिर 1804 में, जिसमें नेपोलियन क्या बन गया, सम्राट बन गया। अब क्या होता है, 1805 में ऑस्ट्रिया, 1806 में प्रसा, 1807 में रूस के विरुद्ध इसको सफलता मिली। मतलब इसने 1805 में ऑस्ट्रिया को जीता, 1806 में प्रसा को जीता, 1807 में रूस के विरुद्ध इसको सफलता मिली। 1815 में अब क्या होते हैं, सब जो आसपास के जो कंट्री थे वो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते। मतलब एक आदमी जीत रहा है, जिस अलग अलग देशों पे विजय प्राप्त कर रहा है, तो दूसरे देशों को सहन थोड़ी ना होगी। तो 1815 में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों जैसे रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, क्योंकि तो ऑलरेडी हार चुके थे रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया तो पहले ही हार चुके थे नेपोलियन से, तो इन्होंने क्या किया, सारों ने मिलकर वोटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया। वोटरलू की लड़ाई कब हुई थी, 1815 में। वोटरलू से हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। अब देखिए, ये आप एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि क्या विमेंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो देखिए, 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की औरतों ने वर्साई की महल के ओर धावा बोला। उस घटना को क्या कहा जाता है, उस घटना को विचेज मार्च भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, विचेज मार्च किस घटना को बोलते हैं, जब पेरिस की जो फ्रांस की जो महिलाएं हैं उन्होंने वर्साई महल की ओर जो धावा बोला, उसको विचेज मार्च कहा जाता है। वे किस लिए गई, लुई 16 की गिरफ्तारी हेतु प्रदर्शन के लिए वहां पे गई थी। एक राइटर है, एक पॉलिटिशियन है सोमित, उन्होंने कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली जो औरतें हैं वो निर्लज होती हैं। ये बहुत ही फेमस कोट है सोमित का। अब महिलाएं अधिकार की मांग उठाने वाला सबसे प्रभुत्व व्यक्ति कौन था, कोंडोर्स। कोंडोर्स ऐसा था जो चाहता था कि महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, महिलाओं को भी उनके अधिकार मिलने ही चाहिए। क्रांति के दौरान लगभग 60 क्लबों का निर्माण महिलाओं द्वारा किया गया था। जैकोबियन सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ सुधार किए, लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य की गई। अब जैकोबियन ने कुछ सुधार भी किए थे, अपनी मर्जी से शादी या तलाक दे सकती हैं, महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं। जैकोबियन सरकार ने महिला राजनीतिक क्लबों को बंद करने का निर्णय लिया। जो क्लब उन्होंने खोले थे क्रांति के दौरान, उनको बंद करने का निर्णय लिया। महिलाओं ने इसका विरोध किया और इसको किसने लीड किया, तो
ओलंपे दी गूज, ये आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो साइड में कॉर्नर में दे भी रखा है। ओलंपे दी गूज एक ऐसी महिला थी जिन्होंने महिला नागरिक अधिकार पत्र की घोषणा की थी और बाद में जैकोबियन सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैंने कोशिश की है आपको उन चीज़ों को समझाने की जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, एक बार दो बार आपको समझ में आएगा। और कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या ये नोट्स पढ़ने के बाद आप MCQ से प्रैक्टिस करें, जो आपके बहुत इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और उसके बाद आप देखिएगा आपका स्कोर कितना रहता है, आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। और बाकी आपको अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।